तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है, हिंदी में जिसको आप शारीरिक शिक्षा भी बोलते हैं, इसका एक इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और ये जो सैंपल पेपर है आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। जो आपका 13 मार्च, जी हाँ बच्चों, जो आपका 13 मार्च 2023 का बोर्ड एग्जाम होने वाला है फिजिकल एजुकेशन का, उसके अंदर जो हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस सैंपल पेपर के अंदर, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके 13 तारीख के पेपर में आने के चांसेस बन जाते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। और हाँ बच्चों, ये इस सैंपल पेपर का पार्ट 2 वाला वीडियो है। इससे पहले मैंने इस सैंपल पेपर का पार्ट 1 वाला वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, जिसके अंदर लगभग आधा पेपर हमने डिस्कस कर लिया था। अगर आपने इसका पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका जो लिंक होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां पर आप क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग सेक्शन सी के बाद के जो हमारे सेक्शन है, मतलब सेक्शन ए और बी तो देख लिया था पार्ट 1 वाली वीडियो में, सेक्शन सी और उसके बाद के सेक्शन को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करते हैं उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप एक लाइक करते हैं ना, यकीन मानिए बच्चों, तो उससे हमारा मोटिवेशन का जो लेवल है वो लाखों करोड़ों अरबों खरबों गुना बढ़ जाता है। और इसी तरह की वीडियोस बनाने के लिए हमें लगता है, अंदर से आवाज आती है कि जय सर क्या कर रहे हैं आप, बच्चों के लिए वीडियोस बनाइए, उनका पेपर आ रहा है, तो हम अपना खाली टाइम छोड़ करके आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हो, उसका आइकन शो करेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे, और जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 12th है, हमारा सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन, जिसका सब्जेक्ट कोड रहता है आपका 048 यानी 048, हिंदी में जिसको आप शारीरिक शिक्षा भी बोलते हैं। जो फिजिकल का आपका पेपर आएगा वो 3 घंटे का होगा। अधिकतम अंक जो आपके होने वाले हैं वो 70 होने वाले हैं, यानी कि 70 नंबर का आपका पेपर आएगा। बात करूं अगर आपसे आपके बोर्ड के पेपर की, तो आपका जो बोर्ड का पेपर आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक सीरीज नंबर लिखा हुआ रहेगा, एक सेट नंबर लिखा हुआ रहेगा। जैसा कि हम लोग ये जो सैंपल पेपर कर रहे हैं ये सेट नंबर 1 है। आपको जो पेपर मिलेगा वो 4 सेट के अंदर से, सेट 1 2 3 4 के अंदर से कोई सा भी सेट का क्वेश्चन पेपर मिल सकता है। तो अभी तो हम लोग सेट 1 कर रहे हैं, आज की इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद सेट 2, सेट 3, सेट 4 भी मैं आपको करवा दूंगा। बस आपको करना क्या है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते रहना है। जितना ज्यादा आप लाइक करते रहेंगे मोटिवेशन बढ़ेगा, इससे हम लोग आपको और भी ज्यादा सैंपल पेपर्स की वीडियोस प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। उसके नीचे चले तो कुछ बेसिक बातें आप यहाँ पर लिखी हुई देख सकते हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर। जैसे कि आपका टोटल जो प्रिंटेड पेजेस है वो 35 है, 35 प्रिंटेड पेजेस है। और टोटल जो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे वो 37 होंगे। 37 यहाँ पर क्वेश्चन आपसे इस क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जाएंगे। उसके नीचे चले तो यहाँ पर आपको 15 मिनट का टाइम पता ही होगा, आपको पढ़ने के लिए मिलता है क्वेश्चन पेपर को। 3 घंटे का जो टाइम मिलता है उससे अलग। और उसके नीचे चले, यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान्य निर्देश के अंदर आपको बता रखा है कि ये जो हमारा फिजिकल एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर है ये 5 खंडों और 37 प्रश्नों में बटा हुआ होगा, ठीक है। यानी कि टोटल 5 सेक्शन होंगे और 37 क्वेश्चन यानी कि 37 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जो हमारा खंड ए रहेगा उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 18 तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एमसीक्यू वाले क्वेश्चन होंगे, जो कि हमने पार्ट 1 वाली वीडियो में देख लिया। उसके बाद जो हमारा खंड बी होगा यानी कि सेक्शन बी जिसको आप कह सकते हैं, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर के 24 तक क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, जो 2-2 नंबर के होंगे और इनका आंसर आपको 60 से 90 शब्दों में देना है। ये भी हमने सेक्शन पार्ट 1 वाली वीडियो में देख लिया है। उसके आगे आपका सेक्शन सी आएगा, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 30 तक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इनका आंसर आपको जो देना है 100 से 150 शब्दों में देना है, और ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। ये हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। यानी कि सेक्शन सी में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं 3-3 नंबर के। उसके बाद आ जाता है आपका सेक्शन डी या खंड डी बोल लीजिए। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 33 तक यानी 31 से लेकर 33 तक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और ये 4-4 नंबर के होने वाले हैं, ठीक है। 4 मार्क्स वाले रहने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन होंगे आपके केस स्टडी वाले होंगे, और इसके अंदर आपको आंतरिक विकल्प यानी कि इंटरनल चॉइस भी देखने को मिलेगा। अभी जब हम लोग पेपर करेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। लास्ट वाला जो हमारा सेक्शन रहेगा खंड ई, जिसको आप सेक्शन ई भी बोल सकते हैं, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 34 से लेकर के 37 तक क्वेश्चन हमसे
पूछे जाएंगे और ये जो क्वेश्चन होंगे आपके 5-5 नंबर के रहने वाले हैं। ठीक है, इनका उत्तर आपको संक्षिप्त में देना है, बोले तो एकदम डिटेल में दे दीजिएगा। इनका आंसर जो लिखना है आपको 200 से 300 शब्दों में तो होना ही चाहिए। आपका कोई भी 3 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है लास्ट वाले सेक्शन के अंदर। यही सारी बातें इंग्लिश में जनरल इंस्ट्रक्शंस करके आता है। अगर आप इंग्लिश में सेपरेटली रीड करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पर रीड कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें रही जो आपका 13 मार्च को फिजिकल एजुकेशन का पेपर होने वाला है, उससे संबंधित आपको पता होना चाहिए। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं और कैसे हम उनका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन सी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड सी भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, यानी हिंदी में बोले तो लघु उत्तरीय आधारित जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाएंगे। और ये जो क्वेश्चंस होंगे आपके 3-3 नंबर वाले होंगे। इनका जो आंसर आपको देना है बच्चों वो 100 से 150 शब्दों के अंदर, यानी कि 100 to 150 वर्ड्स के अंदर देना है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चंस को। यहाँ पर सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन पेपर का 25वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि डाइटिंग, जिसको आप अल्पाहार भी बोलते हैं, इसके प्रमुख नुकसान बताइए। देखिए, आपने अपने आसपास बहुत सारे लड़कियों को या लोगों को देखा होगा, वो बोलते हैं अरे मैं तो डाइटिंग कर रहा हूँ, मैं तो डाइटिंग कर रही हूँ, इससे मैं पतली होंगी, स्लिम होंगी, हीरोइन की तरह दिखूंगी। भैया ये जो डाइटिंग होता है ना, ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। क्यों होता है भैया, उसको थोड़ा सा समझिए। देखिए, दुबले पतले होने की चाह में अक्सर व्यक्ति अपना खान पान या खाना पीना कह लीजिए इतना कम कर देता है कि उसके शरीर को आवश्यक पोषक पदार्थ उचित मात्रा में मिल ही नहीं पाते और वह कुपोषण का शिकार हो जाता है। डाइटिंग से प्रमुख नुकसान निम्नलिखित हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आज के टाइम पे लोग क्या है, दुबले पतले होने की चाह में, एकदम स्लिम ट्रिम दिखने की चाह में डाइटिंग करने लगते हैं, खाना पीना बिल्कुल कम कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है, उनके शरीर को जो पोषक पदार्थ मिलने चाहिए वो मिलता ही नहीं है। और शरीर को अगर पोषक पदार्थ नहीं मिलेगा तो क्या होगा भाई, आप कुपोषण का शिकार हो जाओगे। वो बोलते हैं ना कि पोलियो की 2 बूंद है जरूरी, तो उसी प्रकार से खाने की 2 से 3 खुराक है बहुत ज्यादा जरूरी भाई। तो यहाँ पर अगर आपका खाना सही नहीं है तो आपका शरीर कुपोषण का शिकार होता जाएगा, जिससे कि आपको बहुत प्रकार की समस्या आ सकती है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि अपर्याप्त पोषण के कारण, कम पोषण के कारण क्या होता है, व्यक्ति में कमजोरी आना, एनीमिया या फिर अधिक निद्रा की स्थिति उत्पन्न होना, ये आम बात हो सकता है। अगर कोई बंदा डाइटिंग करता है ना तो उसके अंदर आप देखेंगे दुबला पतला शरीर होना या फिर नींद ज्यादा आना, ये बहुत कॉमन चीज है जो हमें अमूमन देखने को ही मिलता है। इसलिए भैया डाइटिंग से बचो यार, दबा के खाना पीना खाओ यार, इतना भी पतला होने की कोई जरूरत नहीं है। और क्या समस्या होती है, सूखापन की समस्या होती है। डाइटिंग के दौरान पानी की कमी से व्यक्ति में दुर्बलता आ जाता है, निर्जलीकरण व त्वचा पर झाइयां पड़ जाती है। ठीक है, ये सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती है। दांत व रक्त संबंधी विकार देखने को मिलता है, दांतों में प्रॉब्लम होने लग जाता है, ब्लड में दिक्कत आने लग जाती है। नेत्र संबंधित विकार, विकार का मतलब बीमारी होता है एक तरह का, समझ सकते हैं आप। ठीक है, यानी कि आंखों से संबंधित जो परेशानियां हैं वो देखने को मिलती है, जैसे आंखों से कम दिखना या फिर दूर का धुंधला दिखना, पास का धुंधला दिखना। खनिज लवण की कमी के कारण बहुत सारी समस्या आने लग जाती है। स्मरण शक्ति में कमी होता है, यानी कि याद नहीं कर पाता है बंदा जल्दी कि मैं कौन हूं भैया। वो आपने मूवी देखी ना, गजनी मूवी, जो हर 15 मिनट में भूल जाता है। तो भैया डाइटिंग करने वाले लोग भी कहीं गजनी से कम नहीं है एक तरह से, क्योंकि भाई देखो डाइटिंग करना ना ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खराब है आपके शरीर के लिए। हाँ, कुछ 1-8% लोगों के लिए सही हो सकता है जिनको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, लेकिन वो जो देखा देखी में डाइटिंग करने लग जाते हैं ना कि हाँ मैं भी स्लिम ट्रिम बनूंगा, एकदम मेरी बॉडी ऐसे बन जाएगी, एकदम स्लिम ट्रिम हो जाऊंगा मैं, तो वो जो अवस्था है वो बहुत खराब अवस्था है भैया। ऐसा चीज आपको नहीं करना चाहिए, डाइटिंग वाइटिंग से बच के ही रहो। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आएगा कि मेंशन द मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ डाइटिंग, यानी कि डाइटिंग के डिसएडवांटेज बताने हैं आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाइटिंग से क्या होता है, जो कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो इनसफिशिएंट मिलता है एक बंदे को, जिससे कि बहुत ज्यादा उसको प्रॉब्लम आने लग जाता है, वीक हो जाता है, वो एनीमिक या स्लीपी डिजीज जो है उसका शिकार हो जाता है। उसको डेंटल या ब्लड में बहुत सारे डिसऑर्डर होने लग जाते हैं, आई डिसऑर्डर होने लग जाता है। यहाँ पर मिनरल्स सॉल्ट ना मिलने की वजह से क्या होता है, शरीर में कमजोरी आने लग जाता है। मेमोरी पावर में यहाँ पर फर्क देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं डाइटिंग के अंदर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है बच्चों तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन शो करेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले
उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है हमसे कि शारीरिक अक्षमता की प्रकृति की संक्षिप्त में चर्चा कीजिए। शारीरिक अक्षमता मतलब फिजिकल डिसेबिलिटी जिसको आप कह सकते हैं। आप अपने आसपास देखते होंगे कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो चल नहीं पाते जन्म से ही, ठीक है, या फिर जन्म के कुछ समय बाद जब उनको पोलियो या किसी इस तरह का डिजीज हो जाता है तो वो फिजिकली डिसेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में आपको यहाँ पर चर्चा करनी है कि वो होता क्या है, कैसे वो होता है किसी को, उन सब के बारे में यहाँ पर आप चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है कि शारीरिक अक्षमता जन्म से या जन्म के बाद हो सकती है, ठीक है। यानी कि फिजिकल डिसेबिलिटी जो है, कोई दिव्यांग जो बच्चा है वो जन्म से भी हो सकता है, पैदा हुआ और उसका मान लीजिए पैर में कोई कमी रह गई जिस कारण से बड़ा होकर वो चल नहीं सकता, ठीक है। तो ये जन्म से भी हो सकता है, जन्म के बाद भी हो सकता है कुपोषण के शिकार के कारण, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में देखिए क्या बता रहा है कि भविष्य में बचपन की समस्याओं का परिणाम शारीरिक अक्षमता भी हो सकता है। यानी कि फ्यूचर में अगर हम बात करें तो मान लीजिए एक बच्चा जन्म से ही यहाँ पर डिसेबल नहीं है या कह लीजिए शारीरिक रूप से अक्षम नहीं है, फिजिकली डिसेबल नहीं है, लेकिन क्या होता है धीरे धीरे करके अगर कोई समस्या आ गई, मान लीजिए उसको पोलियो हो गया, तो भविष्य में उसका परिणाम उसको देखने को मिल सकता है। कई तरह की शारीरिक अक्षमता का कारण अनुवांशिकता होता है, यानी जेनेटिकली यहाँ पर कई तरह बच्चे जो है वो फिजिकली डिसेबल होते हैं, ठीक है। हड्डियों और मांसपेशियों की कमजोरी से अक्षमता हो सकती है, जैसे कि आपका ओस्टियोजेनेसिस रोग हो सकता है आपका, ठीक है। अगर आपकी हड्डियां कमजोर है, मांसपेशियां कमजोर है मान लीजिए किसी बच्चे की, तो वो आगे चल के फिजिकली डिसेबल हो सकता है। मांसपेशियों एवं स्नायु तंत्र की कमजोरी से भी शारीरिक अक्षमताएं हो सकती हैं, जैसे कि स्पाइना, ठीक है, विफिडा और पोलियो। ये कुछ उदाहरण यहाँ पर बता रखे हैं फिजिकल डिसेबिलिटी के, ठीक है। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ जाता है। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आएगा कि ब्रीफली डिस्कस द नेचर ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी, ठीक है। तो फिजिकल डिसेबिलिटी हमारा बर्थ से भी हो सकता है, आफ्टर बर्थ भी हो सकता है, हमारे चाइल्डहुड जो होती है उसकी प्रॉब्लम, उसका रिजल्ट भी क्या हो सकता है, फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकता है फ्यूचर के अंदर। और भी बहुत तरह की चीजें हो सकती है जिससे कि फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकता है। हमारे जो बोन्स है, जो हमारी हड्डियां मसल्स वगैरह है, उसके कमजोरी के कारण भी यहाँ पर फिजिकल डिसेबिलिटी का यहाँ पर एक बच्चे को शिकार होना पड़ सकता है। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से इंग्लिश मीडियम में आपको आंसर लिखना है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में। 27वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसके प्रकारों के बीच अंतर आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे पूछा है। ये क्वेश्चन कई बारी पेपर में आ जाता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, और इसके डिफरेंट टाइप्स आपको बताने हैं, ठीक है। तो दो तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, वो समझने से पहले ये समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। देखिए कार्बोहाइड्रेट हमारे आहार का सबसे मुख्य अंग होता है। यह हमारे शरीर में ईंधन की तरह कार्य करता है। जैसे एक बाइक को चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, बिना पेट्रोल के बाइक नहीं चल सकती, उसी तरह से हमारा शरीर भी बिना खाने के नहीं चल सकता है। और खाना जो हम लोग खाते हैं उसमें मेन जो चीज हम लोगों को मिलता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। बिना कार्बोहाइड्रेट के हम अपने शरीर को नहीं चला सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे शरीर के लिए। कुछ और बातें यहाँ पर बता रखा है कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार के बारे में। दो प्रकार के होते हैं कार्बोहाइड्रेट। पहला होता है शर्करा या साधारण कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है जटिल कार्बोहाइड्रेट जिसे आप पॉलीसेक्राइड्स भी बोल सकते हैं। पहले जो आपका साधारण कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको आप शर्करा भी बोलते हैं, इसको समझ लेते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है हमें कहां से मिलता है, यह अनाज से, गेहूं, चावल आदि व रसीले फलों जैसे गन्ना, चुकंदर, आम, अनानास आदि में ये पाए जाने वाले स्वाभाविक मिठास के रूप में होते हैं। इनमें शर्करा, मोनो जो कि सेक्राइडस, डाइसेक्राइडस व ट्राइसेक्राइडस के रूप में ये जो है पाई जाती है। जैसे ग्लूकोज, फैक्टोज, सुक्रोज व मोल्टोज, यह पानी में घुलनशील व स्वाद में मीठे होते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका शर्करा या साधारण कार्बोहाइड्रेट होता है ये आपका ज्यादातर गेहूं, चावल इन सब में पाया जाता है। और जो रसीले फल होते हैं, मीठे फल जैसे कि आपका गन्ना, चुकंदर हो गया, आम हो गया, अनानास हो गया, इसमें ये पाया जाता है। अब आप सोचेंगे कि हमारे शरीर में जो ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट आता है वो आपका शर्करा या साधारण कार्बोहाइड्रेट के थ्रू आता होगा, तो ये गलत बात है। आप रोजाना फल तो नहीं खाते होंगे, ना ही रोजाना आप जो है सो कि यहाँ पर आम, चुकंदर आदि खाते होंगे। हमारे शरीर में जो आपका यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट आता है वो जटिल कार्बोहाइड्रेट ज्यादातर हम लोग कंज्यूम करते हैं। वो कैसे, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए साधारण कार्बोहाइड्रेट से विपरीत ये स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। इनमें शर्करा पॉलीसेक्राइड्स के रूप में पाई जाती है। यह पानी में घुलनशील भी नहीं होते। इनमें स्टार्च,
स्टार्च बेसिकली, ठीक है। ग्लूकोजन व सेल्यूलोज प्रमुख होते हैं जो आलू, शकरकंदी, चुकंदर, गाजर, मक्का, गेहूं, चावल आदि में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। हमें आहार में कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा इसी पॉलीसेक्राइड्स से प्राप्त होते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग जो खाना खाते हैं, अब रोजमर्रा के जीवन में आप आलू जरूर खाते होंगे, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, मम्मी आलू की सब्जी जरूर बना देती है, तो उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है आपको। शकरकंद हो गया, चुकंदर हो गया, ठीक है, गाजर हो गया, मक्का हो गया, चावल हो गया, इन सब में कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है। ये जो होता है आपका पॉलीसेक्राइड्स बोले तो जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में हमें मिलता है। ये स्वाद में मीठे तो नहीं होते हैं, लेकिन रोजमर्रा के जीवन में जितनी कार्बोहाइड्रेट की हमारे शरीर को जरूरत होती है, ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट हमें इसी से मिलता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, दो प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं और कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आएगा कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स एंड डिफरेंशिएट बिटवीन इट्स टाइप। तो आपको इस प्रकार से लिखना है। जैसे कार्बोहाइड्रेट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे जो डे बाय डे, यानी कह लीजिए डेली का जो हमारा डाइट होता है उसके अंदर, और ये एक फ्यूल की तरह काम करते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे शरीर के अंदर, जिससे कि हमारा शरीर एक तरह से काम करता है, ठीक है। तो इस तरह से इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे। अब दो तरह का होता है, टू टाइप्स का होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। पहला होता है शुगर और सिंपल कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जिसको आप लोग पॉलीसेक्राइड्स भी बोलते हैं, ठीक है। इनके बारे में वीडियो को पॉज करके आप पूरा का पूरा रीड आउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 28वां क्वेश्चन क्या है कि व्यायाम अनुपालन को स्पष्ट कीजिए, व्यायाम करने के किन्हीं दो कारणों को लिखिए। तो सबसे पहले आपको पूछा है यहाँ पर कि व्यायाम अनुपालन यानी व्यायाम होता क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, और व्यायाम करने के कोई दो कारण लिखिए कि भाई व्यायाम हम लोग करें क्यों, तो ये आपको बताना है। तो देखिए व्यायाम जो होता है, जिसको आप इंग्लिश में एक्सरसाइज भी बोलते हैं, ये शारीरिक क्रिया होता है, यानी कि आपका फिजिकल एक्टिविटी होता है, जिसके द्वारा शारीरिक क्षमता को बनाए रखने व बढ़ाने में मदद मिलती है, जिससे कि हम लोगों का जो शरीर का कैपेसिटी है उसको हम लोग मेंटेन करके रख सकते हैं और कहीं ना कहीं बढ़ा भी सकते हैं, तथा संपूर्ण स्वास्थ्य व सुयोग्यता को पाया जाता है। इससे हमारा अभिप्राय व्यायाम के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण को लंबे समय तक प्रारंभिक व्यायाम शुरुआत के बाद से लगातार बनाए रखने तक है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक व्यायाम करता रहता है तो उसका मेंटल, फिजिकल, हर तरह का जो हेल्थ है वो यहाँ पर स्टेबल रहता है और कहीं ना कहीं वो व्यक्ति और लोगों की तुलना में ज्यादा सक्रिय रहता है, ज्यादा एक्टिव रहता है। तो इसीलिए हमें व्यायाम जरूर करना चाहिए। अब व्यायाम करने के कारण वही बता दिया आपको अलग से लिख करके। देखिए इससे हमारा मनोवैज्ञानिक कारण भी कह सकते हैं आप, जिसके अंदर आक्रामकता, विक्षिप्त, संघर्ष, दक्षता देखने को मिलता है। यानी कि जो बंदा व्यायाम करता है ना, वो ज्यादा गुस्से वाला नहीं होता है, ठीक है। वो ज्यादा संघर्ष कर सकता है, ज्यादा कोशिश कर सकता है, उसकी कैपेसिटी ज्यादा रहती है। जैविक व शारीरिक क्रियात्मक कारण हो सकते हैं, जिसके अंदर विजय संकल्प हो गया, आपका अस्तित्व के लिए संकल्प हो गया। तो ये सारी चीजें हैं, जैसे कि आप कह लीजिए एक बंदा जो व्यायाम करता है ना, वो कोई भी काम करने के लिए संकल्प लेता है तो वो काम करके ही रहता है, ठीक है। ऐसा देखा गया है अमूमन लोगों के अंदर। सामाजिक कारण भी हो सकते हैं, सहयोग, प्रतियोगी, ठीक है, साथ ही साथ आपका आर्थिक कारक भी हो सकता है, जीविका निर्वाहन हेतु। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। काफी बार ये क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है बच्चों। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा। यहाँ पर एक्सरसाइज के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है और रीजन बताना है कि क्यों एक्सरसाइज हमें करना चाहिए। तो अगर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा यहाँ पर जो डे बाय डे शरीर के अंदर जो मतलब एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। और लॉन्ग टर्म तक अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो इससे हमारा जो बॉडी है वो मेंटेन रहता है, ठीक है, अच्छा रहता है। अब यहाँ पर रीजंस देख सकते हैं क्यों हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके रीड करना चाहे तो रीड भी कर सकते हैं बच्चों। इसके आगे चलते हैं। 29वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए। व्यक्तित्व के बिग 5 सिद्धांत के किन्हीं 4 लक्षणों को आपको लिखना है। इसका आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। व्यक्तित्व का मतलब होता है पर्सनैलिटी। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से हुई है, जिसका अर्थ होता है मास्क या मुखौटा, ठीक है। यानी कि एक जो आपका शरीर है उसकी पर्सनैलिटी कैसी है वो हम लोग तब जज करेंगे जब हम किसी को देखते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी हीरो ले लीजिए, ठीक है, जैसे ऋतिक रोशन हो गए, तो अंदर से वो कैसे है, उनकी आत्मा कैसी है हमें नहीं पता, लेकिन बाहर से उनका जो मुखौटा है
वो हमें दिखता है, यानी कि उनकी पर्सनैलिटी दिखती है। तो वही यहाँ पर बोल रहा है कि जो व्यक्तित्व शब्द है, ये जो पर्सनैलिटी आपका वर्ड है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से हुई है, जिसका अर्थ होता है मास्क या मुखौटा पहनना, ठीक है। लेकिन यदि हम वास्तव में इसका अर्थ जाने तो जैविक रूप का आकार यानी कि अपरेंस एवं मनोवैज्ञानिक रूप से सहनशीलता, आप कह लीजिए टॉलरेंस, सामाजिक रूप से कैरेक्टर हो गया आपका चरित्र, और आपका ठपवा 5 सिद्धांत निम्नलिखित, इस प्रकार से देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग वास्तविक रूप से इसका अर्थ देखने को चले तो यहाँ पर 2-3 तरह से हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा व्यक्तित्व के अंदर। एक तो बंदा कितना टॉलरेंस है, यानी सामाजिक रूप से कह लीजिए कितना सहनशील है वो बंदा, ठीक है। उसका कैरेक्टर कैसा है, तब हम उसका व्यक्तित्व जान सकते हैं, उसका पर्सनैलिटी जान सकते हैं, और उसका आकार कैसा है। तो ये अलग अलग तरीके यहाँ पर बता रखा है आंसर। बिग 5 थ्योरी जिसको आप कह सकते हैं, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं क्वेश्चन के अंदर बिग 5 सिद्धांत जो है, इसके अनुसार 4 लक्षणों के बारे में हमें बात करना है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से देख सकते हैं, ऐसे आपको आंसर लिखना है बच्चों, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में आपको इस प्रकार से आंसर बच्चों लिखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन कि कोमल उत्तकों की चोटें क्या है, खेलों में इनसे बचाव कैसे कर सकते हैं। कोमल उत्तक चोट, जिसको आप लोग सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी भी बोलते हैं, ये क्या होता है, और जब हम लोग खेल खेलते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं, तो इससे कैसे बचाव हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए, कोमल उत्तक जो होता है त्वचा मांसपेशीय स्नायु बंध जो है सो कि जम्ड कवरदे एवं उत्तकों में लगने वाली चोटों को कोमल उत्तक चोट कहते हैं, ठीक है। इससे कैसे बचाव कर सकते हैं, शरीर को खेल गतिविधियों में भाग लेने से पहले अच्छी तरह से जो है गरमाना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि तुरंत गए और वहां बैट बॉल खेलने लग गए, गेम खेलने लग गए, ऐसा नहीं करना है आपको। आप देखते होंगे क्रिकेट में भी जब धोनी वगैरह या फिर आपका विराट कोहली वगैरह जब जाते हैं गेम खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए, तो उससे पहले वो एक वार्म अप करते हैं, एक होता है ना प्री एक्सरसाइज जिसको आप कह सकते हैं, वो करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कि वार्म अप करने के बाद वो गेम खेलने जाते हैं। तो अगर आपको कोमल उत्तक चोटों से बचना है तो उससे पहले क्या करना होगा, आपको खेल में जाने से पहले अपने शरीर को गरमाना चाहिए, एक एक्सरसाइज कह लीजिए, वार्म अप करना चाहिए, उचित अनुकूल करना चाहिए, अच्छी गुणवत्ता वाले उपकरण व सुविधाएं का जो है प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। यानी अच्छी क्वालिटी के जो आपके मशीन होते हैं और जो चीजें होती हैं अवेलेबल, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। खेल मैदान या कोर्ट साफ व समतल होने चाहिए, जहां पर भी आप खेलने जा रहे हैं वो मैदान साफ होना चाहिए, समतल होना चाहिए, ये नहीं कि उबड़ खाबड़ हो, तो वहां पर चोट लगने का खतरा ज्यादा रहता है, ठीक है। और क्या हो सकता है भैया कि खिलाड़ियों को खेलों के नियमों की जानकारी होनी चाहिए। जो खिलाड़ी होते हैं उनको खेल का नियम का जानकारी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए बैट बॉल खेलने जा रहा है, तो उसको पता ही नहीं कि बल्ला पकड़ते कैसे है, तो वहां पर तो चोट लगेगा ना, पता चले वो बल्ला लेकर के कहीं इधर उधर भाज दिया तो दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको कोमल उत्तक चोटों से बचना है तो खेल की जो जानकारी होती है, नियमों की जानकारी, वो होनी चाहिए। प्रतियोगिता और प्रशिक्षण के समय खिलाड़ी सतर्क रहना चाहिए, ठीक है। जब भी ट्रेनिंग दी जाती है, जब भी कंपटीशन होता है, तो वहां पर खिलाड़ी को एकदम सतर्क रहना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ थकान व बीमारी व रोगों की दशा में खेल में भाग नहीं लेना चाहिए। जब आप थके हुए हैं या बीमार है, किसी भी तरह का बीमारी है आपको, तो आपको खेल में भाग नहीं लेना चाहिए। इससे जो कोमल उत्तक चोट होता है वो लगने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये कुछ कारण है जिससे कि ये कुछ मतलब बचाव के कह लीजिए पॉइंट्स है या तरीके हैं जिससे कि आप लोग कोमल उत्तक चोटों से बच सकते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि व्हाट आर सॉफ्ट टिश्यू इंजुरीज, हाउ कैन वी अवॉइड देम इन स्पोर्ट्स। तो आपको लिखना है जो सॉफ्ट टिश्यू इंजुरीज होता है वो हमारा मसल का लिगामेंट जॉइंट जो होता है उसके टिश्यू उसको जो होता है वो हमारा सॉफ्ट टिश्यू इंजुरीज होता है, और इससे कैसे हम लोग बच सकते हैं, रेस्क्यू कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्ली सारी चीजों को फॉलो करना चाहिए, देन आप इस चीजों से बच सकते हैं। बाकी आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर पूरा का पूरा रीड आउट कर सकते हैं। इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम में आंसर आपको लिखना आ गए हैं सेक्शन डी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड डी भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो पूछे जाएंगे। ये 4-4 नंबर के क्वेश्चन बेसिकली होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह का करके आपको एक डायग्राम दे रखा है, इसको समझना है और इसी के बेसिस पे आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके आंसर आपको देना है। तो ये आप डायग्राम देख सकते हैं, इस तरह से दे रखा है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन है कि किस समूह में सबसे अधिक विद्यार्थी हमें देखने को
मिलते हैं। तो किस समूह में सबसे अधिक विद्यार्थी है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला जो समूह है यहाँ पर सबसे ज्यादा विद्यार्थी हमें देखने को मिलता है। तो आपका जो है सो कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। इसका अगला है यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन कि किस समूह में सबसे कम विद्यार्थी है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस तरह से देख पाएंगे, यहाँ पर ये वाला जो समूह है बच्चों आपका, यहाँ पर इसमें सबसे कम विद्यार्थी आपको देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर डी यानी कि घ वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या है कि विराम के क्षणों में एक प्रशिक्षित खिलाड़ी की हृदय दर कैसी होती है। ठीक है, यानी जब बंदा रिलैक्स करता है तो एक ट्रेनर बंदा होता है या ट्रेनर खिलाड़ी होता है, या कह लीजिए एक वेल ट्रेंड खिलाड़ी कह सकते हैं, ये ज्यादा बेटर रहेगा। तो उसका जो हार्ट रेट होता है वो कैसा होता है, तो सामान्य से कम होता है, यानी कि नॉर्मल से भी कम होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस समूह में 50% विद्यार्थी है। कौन सा ऐसा समूह है जहां पर कितने परसेंट विद्यार्थी है, 50%। तो एक बार फिर से ऊपर चलते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो इस समूह में 50% हमें विद्यार्थी देखने को मिलते हैं। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा एक चॉइस दे दिया बेसिकली कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है कि कोमल उत्तकों की चोट पर बर्फ का उपयोग कितने समय बाद करेंगे, यानी कि अगर किसी को सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो जाती है तो उस पर बर्फ कितने देर बाद लगाएंगे। तो 5 मिनट के बाद उस पर बर्फ लगाना चाहिए, तभी आपका वो चोट जो है उसमें आपको आराम देखने को मिलता है बच्चों। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर आएंगे तो एक और आपको यहाँ पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दे दिया कि ऊपर वाला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला आप ये कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरह का डायग्राम दे दिया है, इसको आपको देखना है, ध्यान से समझना है और इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे उनका आंसर हमें देना है। तो चलिए देखते हैं क्या करके। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है कि एरोबिक सहन क्षमता की मापने के लिए किस परीक्षण का उपयोग होता है। तो 600 मीटर जो आपका दौड़ पैदल चाल है इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ये हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्फूर्ति को मापने के लिए निम्न में से कौन सा परीक्षण होता है। तो आपका स्टैंडिंग ब्रांड जंप किया जाता है इसको मापने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि कौन सा परीक्षण रिकली और जॉन्स की परीक्षण से लिया गया है। तो हमारा स्टैंडिंग ब्रांड जंप जो है आपका जो है सो कि रिकली और जॉन्स के परीक्षण से लिया गया है। उसके अगला क्वेश्चन है हमारा कि रिकली व जॉन्स वरिष्ठ नागरिक परीक्षण को विकसित किया गया है, कभी विकसित किया गया, तो 2001 के अंदर इसको विकसित किया गया है। इसी में एक अथवा दे दिया कि ऊपर वाला चौथा क्वेश्चन नहीं आता तो ये वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुर्सी के द्वारा शक्ति के मापने में कुर्सी की ऊंचाई क्या होगी, तो 44 सेंटीमीटर होगी, 44 सेंटीमीटर होगा हमारा। ठीक है, यही क्वेश्चन बाकी नीचे चलेंगे तो आपको इंग्लिश मीडियम में दे रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विच टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर जो है कि एरोबिक इंड्योरेंस। तो आपका 600 मीटर रनिंग वॉकिंग ये जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है आपका मेजर करने के लिए एरोबिक इंड्योरेंस को। ठीक है, इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं इस प्रकार से पूछा गया है, आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा आप रीड आउट कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। ठीक है, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, जैसे कि हाइट ऑफ द चेयर इन मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ बाय चेयर फॉर सीनियर सिटीजन। तो कितना होना चाहिए हाइट, तो 44 सेंटीमीटर होना चाहिए हमारे। हम लोग आ गए हैं 32वें क्वेश्चन के अंदर। इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि एक विद्यालय के खेल दिवस के दौरान विद्यार्थियों की आक्रामकता व उनके व्यवहार का अध्ययन किया गया तथा छात्रों को निम्न पाई चार्ट के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये पाई चार्ट दे दिया है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनको बांट दिया गया है। पहले वो है जो आपका शत्रुतापूर्ण आक्रामकता दिखा रहे हैं, दूसरे है जो बाह्य आक्रामकता दिखा रहे हैं और तीसरे वो है जो कि आपका मुखर व्यवहार रख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर छात्रों को बांट दिया है, डिवाइड कर दिया है। यहाँ पर आप सर्कल के अंदर भी देख सकते हैं। अब इसके बेसिस पे हमसे क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की आक्रामकता को बहुतायत देखा गया है। सबसे ज्यादा किसमें देखा गया है, मतलब कौन सी आक्रामकता देखा गया है, तो मुखर आक्रामकता जो है सबसे ज्यादा देखा गया है। ठीक है, उसके आगे चले तो
तो अगला है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन कि इसे प्रतिक्रिया आक्रामकता के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा आक्रामकता है बच्चों? तो आपका शत्रुतापूर्ण आक्रामकता जो होगा आपका वो प्रतिक्रिया आक्रामकता भी उसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि इस प्रकार की आत्मकथा योजनाबद्ध नहीं होती है तथा एक्शन में गुस्से के दौरान देखी जाती है, तो वो होता है आपका मुखर आक्रामकता। ये हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे चले तो अगला क्वेश्चन है कि ऐसा व्यवहार जो दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो आक्रामकता कहलाता है। ठीक है, ऐसा व्यवहार आप करेंगे जो दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है। कोई बंदा करता है जो दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है तो वो क्या कहलाएगा? आपका आक्रामकता कहलाएगा। ठीक है, इसी के अंदर आपको एक चॉइस दे दिया, एक अथवा दे दिया बेसिकली कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप ये अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है कि ऐसा शारीरिक व्यवहार जो जानबूझकर दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है वो क्या कहलाता है? शत्रुतापूर्ण आक्रामकता कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है बच्चों? शत्रुतापूर्ण आक्रामकता कहलाता है। इसी के आगे चले तो यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये आपका डायग्राम दे रखा है पूरा का पूरा, बस ये इंग्लिश में रहेगा आपका। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ एग्रेशन वाज ऑब्जर्व इन जो है सो कि एब्डोमिनस, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से आंसर आपको लिखना है। इसके आगे चले तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, इस तरह से इंग्लिश मीडियम में आपका क्वेश्चन आ रखा है और आंसर आपको लिखते हुए चलना है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 33वें क्वेश्चन के अंदर। 33वां क्वेश्चन क्या है कि उच्च रक्तचाप को परिभाषित कीजिए। उच्च रक्तचाप क्या होता है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए बच्चों। देखिए यहाँ पर बात हो रही है उच्च रक्तचाप की, मतलब कि हमारा ब्लड प्रेशर की बात हो रही है। हमारे शरीर के अंदर नसों के अंदर जो खून है ना बहुत तेजी से दौड़ रहा है और ये जो दौड़ता है उसका एक स्पीड होता है। अगर वो खून उससे ज्यादा गति से दौड़ता है तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, अगर वो खून उससे कम गति से दौड़ेगा तो लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, वही चीज आपका यहाँ पर लिख करके भी बता रखा है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यह एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या बन गई है जो पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है। वैसे तो आयु के साथ साथ रक्तचाप में वृद्धि होती है, यानी कि जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है वैसे वैसे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है, परंतु अब नव युवक भी इस समस्या को ग्रस्त हो रहे हैं, यानी कि जो नए नए बच्चे हैं, जवान लौंडे हैं, वो भी जो है यहाँ पर क्या हो रहे हैं? हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो रहे हैं। इसके कारण कई सारी बीमारियां होती है, जैसे दिल से संबंधित बीमारियां हो गई। ठीक है, बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए कुछ और बातें लिख रखा है, उसके बाद बोल रहा है यहाँ पर कि किसी वयस्क का सामान्य रक्तचाप होना चाहिए 120 से 80 मिलीमीटर। ठीक है, इस तरह से करके। और यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि एचजी का माना जाता है जब किसी व्यक्ति का रक्तचाप दबाव 140 से 90 एचजी ऊपर होता है उसे उच्च रक्तचाप दबाव कहते हैं। यानी कि एक नॉर्मल जो आपका ब्लड प्रेशर होना चाहिए 120 टू 80 मिलीमीटर होना चाहिए, लेकिन अगर किसी का इससे कम होता है 120 कह लीजिए या 80 से कम हो गया किसी का, ठीक है, तो वो लो ब्लड प्रेशर में आ जाएगा, और 120 से ज्यादा हो गया तो वो हाई ब्लड प्रेशर में आएगा। अमूमन आप देखते होंगे जिसका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है उसका जो बीपी रहता है वो 200-300 के पार भी चला जाता है। तो ज्यादा अगर ब्लड प्रेशर आएगा तो बहुत गुस्सा आता है उन लोगों को जिसका बीपी ज्यादा हो जाता है। जिनका बीपी कम होता है उनको चक्कर की समस्या आने लग जाती है, चलते चलते गिर जाते हैं वो, क्यों? क्योंकि बीपी लो हो जाता है। ठीक है, ये बीपी एक ऐसा बीमारी है जिसको खत्म नहीं किया जा सकता, बस इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, दवाइयां लेना पड़ता है, पूरी जिंदगी भर दवाई लेना पड़ेगा आपको, और कंट्रोल कर सकते हैं इसको, पूरा मतलब खत्म नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, कंट्रोल करने के लिए कुछ उपाय आप कर सकते हैं, कुछ योगा के आसन कर सकते हैं, ताड़ासन कर सकते हैं, पवन मुक्तासन कर सकते हैं, वज्रासन कर सकते हैं, अर्ध चक्रासन कर सकते हैं, भुजंगासन कर सकते हैं, श्वसासन कर सकते हैं। अगर ये योगा के आसन अगर आप करते हैं तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, तो अगर आपके आस पड़ोस में किसी को बीपी की समस्या है तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि भैया या दीदी जो भी है, आप ये जो है योगा के आसन करिए, आपका बीपी का जो समस्या है उसमें आपको बहुत ज्यादा राहत मिलेगा। पूरी तरह से खत्म तो नहीं होगा क्योंकि अभी तक कोई दवाई नहीं बना है बीपी को खत्म करने वाला, लेकिन हाँ बीपी को राहत जरूर दिया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, डिफाइन हाई ब्लड प्रेशर, और इसका जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नॉर्मल जो हमारा ब्लड प्रेशर रहता है वो 80 से 120 mm के बीच में रहना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चन आपका 1 नंबर में भी पूछ लेगा एमसीक्यू में कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना रहता है, तो वो आपको यहाँ पर याद होना चाहिए 80 से 120 mm के बीच में। ठीक है, इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन है 34वां क्वेश्चन
कि रोजमर्रा के जीवन में योग अहम योगदान निभाता है, अर्थात योग के एक आसन पर्वतासन की विधि व लाभ का आपको वर्णन करना है। यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हम लोग योगा करते हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे शरीर के लिए, और उन्हीं योगों में से बहुत सारे आसन है, आपका पर्वतासन है, भुजंगासन है, मत्स्य आसन है, तो उनमें से एक आसन की बात बोल रहा है यहाँ पर पर्वतासन को। आपको बताना है कि ये कैसे करना है हमें और इससे लाभ क्या होगा, ठीक है। तो समझिए इसको। यहाँ पर आप देख सकते हैं भैया जी जो है यहाँ पर ये आपका पर्वतासन कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, जैसे हम लोग भगवान जी को प्रणाम करते हैं ना, उसी प्रकार से यहाँ पर ये आसन समझ लीजिए किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं ये भैया जी अपने दोनों हाथों को जोड़ करके एकदम इस तरह से हाथों की स्थिति बना रखे हैं और दोनों पैरों को एकदम ऐसे कर रखे हैं जैसे रामदेव बाबा नहीं करे रहते हैं, वैसे कर रखे हैं यहाँ पर। अब थोड़ा सा समझिए कि इसको करते कैसे हैं। देखिए पर्वतासन जो होता है, इस आसन को करते समय मनुष्य की जो स्थिति होती है या आकृति होती है एक पर्वत के समान हो जाती है, एक पहाड़ के समान हो जाती है, जिसके कारण इसे पर्वतासन कहते हैं। यह आसन करने में बहुत ही सरल होता है, ठीक है। यानी कि जब बंदा इस आसन को करता है तो एक पहाड़ के जैसा बंदा दिखने लग जाता है, ठीक है, और इसीलिए इसको हम लोग पर्वतासन कहते हैं। अब ये बहुत आसान होता है करना। इसकी पूर्व स्थिति क्या है, पद्मासन में बैठ जाएं। विधि क्या है, जमीन पर दरी या आसन पर पद्मासन में बैठे, जमीन पर एक दरी बिछा लीजिए, उस पर इस स्थिति में आपको बैठ जाना है। उसके बाद क्या करना है, लंबी सांस लेते हुए अपने हाथों को ऊपर की तरफ इस तरह से ले जाएं कि आपके हाथ के सिर मतलब हाथ जो हो वो सिर के ऊपर हो और हाथों की हथेलियां आपस में जुड़ जाए। लाभ क्या होगा, अस्थमा की बीमारी में बहुत ही लाभदायक होता है। रक्त यहाँ पर साफ करता है, आपका खून साफ करता है, सीना चौड़ा और कंधों को मजबूत करता है, ठीक है, फेफड़े इससे स्वस्थ रहते हैं। पर्वतासन के विपरीत संकेत क्या हो सकते हैं, यानी कि यदि व्यक्ति के कलाई, कूल्हे या एड़ी में चोट होता है तो इसका अभ्यास नहीं करना, यानी बंदे को अगर कलाई में, एड़ी में या कूल्हे में कहीं चोट लगा है तो ये आसन उसको नहीं करना चाहिए। रीढ़ की हड्डी में चोट होने पर भी इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगा हुआ है तो भी आपको ये आसन का अभ्यास या प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि योगा जो है आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एवरीडे के लाइफ में। आपको डिस्क्राइब करना है यहाँ पर पर्वतासन का मेथड कि कैसे हम पर्वतासन कर सकते हैं और कैसे मतलब उसका फायदा हमें मिलता है, क्या फायदा मिलता है बेसिकली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्वतासन के बारे में बता रखा है और इमेज भी मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पर मेथड क्या है वो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा आप रीड कर सकते हैं। क्या बेनिफिट्स है इसके, तो इससे अस्थमा नाम का जो बीमारी होता है उसमें बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। हमारा ब्लड जो है उसको प्यूरिफाई करता है, चेस्ट को और ये जो हमारे शोल्डर्स होते हैं उनको मजबूत करता है। तो ये आसन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे ओवरऑल बॉडी के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिखते हुए चल सकते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है बच्चों। इसके आगे चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं हमसे कि न्यूटन के गति के नियमों की परिभाषा लिखिए एवं प्रत्येक का खेलों से उदाहरण आपको देना है, ठीक है। यानी कि दो क्वेश्चन को जोड़ करके एक क्वेश्चन बनाया है कि न्यूटन के गति के नियमों की परिभाषा भी लिखनी है और प्रत्येक का आपको एग्जाम्पल के साथ अपना आंसर यहाँ पर पूरा करना है, खेलों का एग्जाम्पल देते हुए, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। देखिए न्यूटन के गति के नियम, जड़ता का नियम जिसे न्यूटन का पहला नियम भी कहते हैं गति का, तो इसे गति का पहला नियम भी कहा जाता है। इसमें क्या बोला गया भैया कि इस नियम के अनुसार एक स्थिर वस्तु तब तक स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक वह एक गतिशील वस्तु तक जो है गतिशील अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर बाहरी शक्ति ना लगाई जाए। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए ये एक बॉल है, ठीक है, तो ये तब तक स्टेबल रहेगा जब तक इस बॉल को जो है सो कि कोई बाहर से आकर के किक ना मार दे, लात ना मार दे, तब तक ये स्टेबल रहेगा वहां पर, ठीक है। या कोई हवा का झोंका आ गया, जो हवा इधर से प्रेशराइज कर रहा है तो ये बॉल हिलेगा, ठीक है। तो ये गति का आपका पहला नियम होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर आपका फुटबॉल का एग्जाम्पल ही ले रखा है कि एक फुटबॉल तब तक स्थिर रहेगी जब तक उस पर बाहरी बल ना लगाया जाए। तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं पहला जो आपका नियम है। उसके बाद आगे समझिए बच्चों कि दौड़ शुरू करने से पहले खिलाड़ी अपनी मांसपेशियों के बल से जड़ता की स्थिति से निकलकर तेज गति करते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर एग्जाम्पल बता रखा है। उसके बाद है त्वरण का नियम, इसे गति का दूसरा नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण उस पर प्रहार करने वाली शक्ति के समानुपातिक होता है। यदि दो समान शक्तियां भिन्न भिन्न सहती वाली हो वस्तुओं पर लगाई जाती है तो कम सहती वाली वस्तु अधिक तीव्र गति से चलेगी। तो ये दूसरा नियम हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर तीसरे नियम के बारे में भी बता रखा है। किसी भी वस्तु या बॉल पर यदि बल लगाया जाता है तो वह उसी दिशा में जाता है। यानी मान लीजिए मैंने ऐसे बल लगाया
तो ये जो वस्तु है ये इसी दिशा में आगे की ओर बढ़ेगा जिस दिशा में उस पर बल लगाया जाता है। ठीक उसी तरह से बॉल पर जितना अधिक बल लगेगा उतना ही तीव्र गति से वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, उसकी तेजी बढ़ेगी। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इसे गति का तीसरा नियम भी कहा जाता है। तो ये दूसरे नियम के बारे में बात कर रहा था, अब हम लोग गति के तीसरे नियम के बारे में देखेंगे, जैसे कि जिसे कि आप क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, इसे गति का तीसरा नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की हमेशा बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए एक तैराकी आगे बढ़ने के लिए पानी को पीछे की ओर धकेलता है, यह एक क्रिया है। पानी तैराक को आगे की ओर उतना ही शक्ति से धक्का देता है, यह प्रतिक्रिया है। ठीक है, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जैसे एक तैरने वाला बंदा है, वो जितनी तेजी से हाथ पैर मारेगा ना आगे की ओर, पानी भी उतना ही फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो ये गति का तीसरा नियम है। गति का दूसरा नियम क्या कहता है, मान लीजिए एक बॉल है, उसको आपने आसमान में फेंका और जितना तेजी से आपने फेंका उतना ही तेजी से नीचे आएगा, तो ये गति का दूसरा नियम है। तो इस तरह से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ जाता है। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि डिफाइन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड गिव स्पोर्ट्स एग्जांपल ऑफ ईच। तो आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आपको लिखते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, 36वां क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है भैया कि भारत में महिलाओं की खेलों में भागीदारी को बढ़ाने के लिए अपने सुझाव आपको देने हैं। यानी इंडिया के अंदर अगर महिलाओं को खेल में आगे बढ़ाना है तो हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जो है खेलों में भाग ले सके। आपको पता है कि भारत एक पुरुष प्रधान देश रहा है, जहां पर पुरुषों को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिले हैं, ज्यादा अवसर मिले हैं, महिलाओं को कम मिले हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि भारत में महिलाओं को अगर खेलों में भागीदारी बढ़ाना है तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, अगर भारत में महिलाओं की खेलों में भागीदारी बढ़ाना है तो खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरणा व प्रेरित करना होगा, उनको मोटिवेट करना होगा कि आप कर सकती हैं, करिए तो सही एक बार। परिवार तथा समाज का सहयोग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी का भी सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। महिलाओं के लिए शिविर सेमिनार करवाने चाहिए, कार्यशाला का आयोजन करना चाहिए, ज्ञान अर्जित करना तथा दूर संचार की भागीदारी बढ़ाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर महिलाओं की भागीदारी तथा प्रशिक्षण करना चाहिए। खेलों में प्रतियोगिता के अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए उनको। नई वैज्ञानिक तकनीकी सम्मान व साधन का प्रबंधन करना चाहिए, यानी कि नया से नया टेक्नोलॉजी लगाना चाहिए जिससे कि महिलाओं की खेलों में भागीदारी को हम लोग सुनिश्चित कर सके या बढ़ा सके। खेलों में प्रतियोगिता के अवसर उपलब्ध करवाना चाहिए। खेलों में एक कंपटीशन वाला जो होता है ना माहौल पैदा करना चाहिए। संतुलित व स्वस्थ भोजन का प्रबंधन करना चाहिए महिलाओं के लिए। अगर महिलाएं खेलों में भाग लेना चाहती हैं तो उनके लिए जो भोजन है वो ऐसा हो जो संतुलित हो और स्वस्थ भोजन हो। छात्रवृत्ति व पुरस्कारों का प्रबंध करना चाहिए जिससे कि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा खेलों में भाग ले सके, यानी कि उनको स्कॉलरशिप देना चाहिए, उनको अवार्ड वगैरह देना चाहिए जिससे कि हम लोग भारत के अंदर महिलाओं की जो खेलों में भागीदारी है उसको बढ़ा सके। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि गिव योर सजेशंस टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स इन इंडिया। तो आपको जो आंसर लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, जैसे कि यहाँ पर इंस्पिरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा इंस्पायर करेंगे महिलाओं को हम लोग, वुमेन्स को, या जितना ज्यादा मोटिवेट करेंगे उतना ज्यादा वो पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ पर स्पोर्ट्स के अंदर। उनको सपोर्ट मिलना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, फैमिली से, सोसाइटी से। यहाँ पर कैंप वगैरह, वर्कशॉप और सेमिनार वगैरह आयोजित करना चाहिए। ठीक है, नॉलेज एक्विजिशन पे काम करना चाहिए यहाँ पर, और भी बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप रीड आउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से महिलाओं की खेलों में भागीदारी हम लोग बढ़ा सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 37वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि लंबे समय तक व्यायाम करते रहने से हमारे मांसपेशियां तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, विस्तार से चर्चा कीजिए। अगर हम लोग लंबे समय तक यहाँ पर व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो हमारी जो मांसपेशियां हैं, जो मसल्स है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पर डिटेल में बात करना है। तो चलिए देख लेते हैं। अगर हम लोग लंबे समय तक यहाँ पर व्यायाम करते हैं तो हमारी मांसपेशियों पर सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा, मांसपेशियों में अतिवृद्धि होगी। यानी कि लंबे समय तक व्यायाम करने से मांसपेशियों के आकार में वृद्धि हो जाती है। और अतिरिक्त वसा पर नियंत्रण करना, व्यायाम करने से हमारी शरीर की ऊर्जा जो होता है ना उसका अधिक खपत होता है। यानी जितना ज्यादा हम लोग एक्सरसाइज करेंगे उतना ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी कंज्यूम होगा, जिससे कि वसा का स्तर नियंत्रण में रहेगा एवं हमारे शरीर का स्वास्थ्य भार बना रहेगा। हमारे शरीर का जो वेट है वो बैलेंस में रहेगा। ठीक है, तो एक ये चीज हो सकता है जब हम लोग लंबे समय तक व्यायाम करते हैं। तो अगला होगा कि हम लोग थकान में देरी होगी। यानी कि जो व्यक्ति प्रतिदिन व्यायाम करते हैं ना वो अन्य लोगों की तुलना में कह लीजिए थकते कम है। ठीक है, आप देखते ही होंगे कि मान लीजिए एक बंदा है जो डेली जिम करता है या डेली एक्सरसाइज करता है,
वो कम थकता है दूसरों की तुलना में, ठीक है। दूसरे लोग जो है थकान का ज्यादा महसूस करते हैं, तो यहाँ पर वो चीजें भी आप देख सकते हैं। अगला है आसन में सुधार, यानी प्रतिदिन व्यायाम हमारी आसन संबंधी विकृतियों को दूर करता है और सामान्य मुद्रा बनाए रखने में मदद करता है, ठीक है। यानी कि हमारी जो बॉडी है उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है ना उसको बनाए रखता है, इससे हमें यहाँ पर आसन में सुधार देखने को मिलता है। शक्ति एवं गति में वृद्धि देखने को मिलता है, प्रतिदिन व्यायाम करने से हमारी कोशिकाओं की शक्ति एवं गति में वृद्धि होती है। भंडार क्षमता यानी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो वृद्धि होता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा हम लोग चीजों को माइंड में स्टोर कर सकते हैं। प्रतिदिन व्यायाम करने से मांसपेशियों की भंडारण क्षमता में वृद्धि होती है, जिसका प्रयोग जो है सो कि व्यायाम के समय और अन्य कोई भी काम करते समय हम लोग कर सकते हैं। यानी कि ओवरऑल हमारा बॉडी का डेवलपमेंट ही देखने को मिलता है अगर हम लोग डेली एक्सरसाइज करेंगे या लंबे समय तक एक्सरसाइज करते हैं तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन आवर मस्कुलर सिस्टम इफ वी कीप एक्सरसाइजिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, डिस्कस इन डिटेल। तो आपको डिटेल में डिस्कस करना है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से आंसर आप लिख भी सकते हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा फिजिकल एजुकेशन का सैंपल पेपर नंबर 1 समाप्त। बस बच्चों यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन शो करेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।